हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग अपवर्तन रिफ्रैक्शन पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होगा। हमने परावर्तन वाला सेक्शन पढ़ लिया लास्ट सेशन में, और उसके पहले हमने एक वीडियो इंट्रोडक्शन का पढ़ा है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे सबसे पहले चेकआउट करिए, देखिए। शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन नोट्स बनाना है और देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो सफलता आपको मिल जाएगी। शून्य से शिखर तक अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दो और यहाँ वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अपवर्तन दिख रहा है कि किस तरीके से हम लोग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण को भेजने वाले हैं। यहाँ अपवर्तन, यहाँ पर जो ये आपका डायमंड दिख रहा है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये चमकता है। इसे हम लोग आगे समझेंगे। ठीक फिनोमिना क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण एंटर कर रही है और उसके बाद उसका परावर्तन हो रहा है अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर दोनों फिनोमिना को समझेंगे, आगे देखते हैं। साथियों, यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। हमने ग्लास में पानी लिया है। बेसिक से समझो अपवर्तन होता क्या है। पानी लिया है और पानी में पेंसिल को डाल दिया है। अब क्या हो रहा है, यहां पर पेंसिल ऐसी प्रतीत हो रही है कि टूटी हुई है और आगे खसक के दिखाई दे रहा है। हमें कुछ इस तरीके का इमेज दिख रहा है। मैंने आपको पहले लेक्चर में इसमें बताया था, प्रकाश वाले में, कि कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ता है? सर, उस वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देता है, बहुत इजीली, है ना। क्यों? क्योंकि इस वस्तु से बहुत सारी रेस, प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये इमेज हमको दिख रहा है। ठीक है भैया। हो क्या रहा है, प्रकाश की किरण जब इस वस्तु से निकल रही है तो यहां पर ये वाला कौन सा माध्यम है? पानी है। बाहर हम कहां पर हैं? हमारा चुन्नी लाल कहां है? तो ये बाहर है, एयर में है। यहां माध्यम एयर है, यहां माध्यम क्या है? पानी, वाटर है। तो ये डेंस से रेयरर मीडियम में जा रहा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण निकल रही है। इसको माध्यम चेंज करना पड़ रहा है, तो जा करके हमारी आंखों में आ रही है और हमें ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही यहां से प्रकाश की किरण निकलती है तो ये सीधे ना जाकर के कुछ मुड़ जाती है, सीधे ना जाकर के कुछ मुड़ जाती है। अब जब किरणें ही मुड़ जाएंगी तो हमें उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। आभासी कि कहां पर, जहां पर थी वहां पर रियल में ना दिख के कुछ दूसरी दिशा में हमको दिखाई देगा। आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा कि आप अगर सिक्के को पानी की बाल्टी में डाल देते हो या ग्लास में, जिसमें पारदर्शी होना चाहिए, और उसे आप देखते हो तो आपको ये जो कॉइन है ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इल्यूजन इसको बोलते हैं। और ये फिनोमिना भी किस वजह से हो रहा है? अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो मैंने आपको अपवर्तन में क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर जाती है तो उसी फिनोमिना को अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या था? परावर्तन था कि किसी सतह से कोई किरण टकरा करके सेम उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसको परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर जाए प्रकाश की किरणें, यही फिनोमिना को ही हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जिसकी वजह से हमें ये जो पेंसिल है थोड़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, और ये जो कॉइन है, सिक्का है, ये हमें थोड़ा ऊपर और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, अपवर्तन की वजह से। याद रखोगे। आगे देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। सर, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे अपने पथ से विचलित होने की परिघटना, अपने पथ से विचलन हो जाना ही, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश की किरण जब अपवर्तन होती है तो उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा। फ्रीक्वेंसी जो है प्रकाश की वो नहीं बदलेगी जब अपवर्तन की परिघटना होगी, इतनी चीज याद रखनी है। और उसका वेग, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ,
वेवलेंथ, वेग, स्पीड और तीव्रता ये बदल जाएगी। सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, कोई प्रकाश की किरण अगर बाहर से आ रही, इंटर कर रही है और पानी में आए, ठीक, पानी में ऐसे इंटर करे, तो वायु से, अब ये क्या पानी में इंटर कर रहा है, तो यहां पर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं काफी क्लोज्ड हैं, पास पास हैं। तो आप मुझे बात बताओ, इसका जो वेग है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में या वायु में प्रकाश की किरणों का वेग मैंने लिखवाया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक, पर सेकेंड होता है, स्क्वायर नहीं, ये वेग है, ठीक। तो अब अगर इसी वेग से आती है और सामने कोई सघन माध्यम आ जाए, टकराने के बाद क्या उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा? तो होगा। वेग परिवर्तित होगी, इंटेंसिटी भी इसकी चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य यह भी परिवर्तित हो जाएगा। परंतु क्या नहीं बदलेगा? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख पा रहे हो कि प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके इस वाले माध्यम से इंटर करके फिर वही उसी माध्यम में आ गई, तो यहां पर दो दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो दो अपवर्तन हो रहा है। ये वाला बता दिया। ये प्रिज्म से लाइट की किरण को जब हम इंसिडेंट कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से फैल जाती है ना, अपने अलग अलग कलर में ये विभाजित हो जाती है, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है, इसे नोट कर लो। हालांकि सब समझा चुका हूं मैं। इसे देखो, आपको ये डायग्राम हमेशा अपवर्तन के लिए याद रहना चाहिए। सर ये क्या है? ये ग्लास स्लैब है, कांच का ग्लास स्लैब। मान लेते हैं एक मीडियम क्या है? एयर है। अब इस मीडियम में क्या हो रहा है? लाइट की किरण इंटर कर रही है, कर दो भैया। ये जो है एंगल आई होता है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, ये होता है अभिलंब। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। ये है आपतित किरण, पहला लेक्चर देखें सब लोग, आपतित किरण, और ये आपतित कोण। अब एक बात है, यहां पर जो किरणें हैं इसको जाना चाहिए था सीधा, परंतु ये जो है ये कुछ ऐसे मुड़ जाती है। यहां पर जो नॉर्मल से एंगल बनेगा इसका रिफ्रैक्शन एंगल आर, ठीक है। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तित कोण। इतनी बात क्लियर है। ये जो मुड़ाव हुआ कैसे हुआ? सर सघन माध्यम में इंटर कर गई लाइट, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। मैंने आपको लिखवाया था विरल से सघन, ये सब पहले लेक्चर में बता चुका हूं। विरल से सघन में अगर कोई किरण जाती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यही चीज अगर सघन से विरल में होगा, सघन से विरल में होगा, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखना है। अगला इसे नोट कर लो। अब प्रकाश का अपवर्तन कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि इसके दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। इसे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और जो अभिलंब है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये हमारी अभिलंब हो गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये वाला जो नियम है इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। ये नोट कर लोगे। इसमें क्या बोला गया था स्नेल के नियम में? कि जो साइन आई है और साइन आर है, इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पर जो आपने पढ़ा कि ये जो आई एंगल है, इसका आपने साइन एंगल ले लिया, साइन एंगल ले लिया, मतलब आपतित कोण की ज्या इसको बोलते हैं। आपतित कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या, इनका जो अनुपात है वो एक
कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू आती है, नियतांक आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नियतांक है इसी को हमने अपवर्तनांक कहा है, अपवर्तनांक कहा है, ठीक, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। हर एक माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। कांच का ग्लास का अलग अपवर्तनांक, पानी का अलग, डायमंड का अलग, वायु का अलग, सभी का अपना अपना खुद का अपवर्तनांक है। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं, नोट कर लेंगे। ये भी चीज आपको नोट कर लेना है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अब दैनिक जीवन में कुछ इसके उदाहरण, आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि जो दैनिक जीवन में तारे व सूर्य का अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, यह किस फिनोमिना की वजह से होता है, किस परिघटना की वजह से होता है। ए आपका हो गया अपवर्तन, बी परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, या डी इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर देना है प्रकाश का अपवर्तन। तारे व सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से हमें थोड़ा सा अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। जैसे वो मैंने पानी में जो ग्लास में मैंने सिक्का रखा, वो थोड़ा ऊपर दिखाई दिया, पेंसिल जो है थोड़ा टूट के ऊपर दिखाई दे रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे अपवर्तन की वजह से हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। तो हम बोलेंगे कि सर उदाहरण है किसका? प्रकाश के रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ग्रह और चंद्रमा नहीं। इसका भी यही कारण है, इसका भी यही कारण है कि चंद्रमा और ग्रहों का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, परंतु तारे खुद टिमटिमाते हैं, मतलब खुद का प्रकाश होता है। अब वो काफी दूर है, निर्वात में है, निर्वात से मतलब विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में इंटर करते हैं, क्योंकि हम वायु जो है निर्वात के कंपेयर में सघन माध्यम हुआ। जब वो इसमें इंटर करते हैं तो हमें वो क्या होता है, लप लप ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है। इस वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। तालाब की जो तली है, अगर आप पॉन्ड वगैरह के आसपास जाते हो, नदी वगैरह में साफ पानी अगर होता है, बिल्कुल क्लीन वाटर, तो उसकी जो तली थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि आप हाथ डालोगे तो उसकी तली टच हो जाएगी, या फिर स्विमिंग पूल में अभी आप ऐसा देख सकते हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ अपवर्तन की वजह से। सीधी छड़ पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले और वास्तविक सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। सूर्य का जो उदय होता है तो हमें थोड़ा पहले दिखाई देता है, और सूर्यास्त थोड़ी देर तक हमको दिखाई देता है, कि पहले डूब जाता है और थोड़ी देर तक हमको दिखाई देता है ऊपर, क्योंकि उनको दिखना होता है। सेम फिनोमिना हो रहा है, लाइट आ रही है, सघन माध्यम में इंटर कर रही है, जिसकी वजह से अपवर्तन हो रहा है, और वह इल्यूजन पैदा कर रहा है, जिस तरीके से अभी हमने सिक्के और पेंसिल वाले एग्जाम्पल को देखा है। नोट कर लेंगे, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे लाइट वाले चैप्टर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। चलिए, हमने अभी अपवर्तन पढ़ा, ठीक सर? अपवर्तन में ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत आराम से समझना। 3 डायग्राम मैं बना रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, आपतित, ये एक चीज याद रखोगे कि ये ऊपर वाला विरल माध्यम है और नीचे वाला जो है सघन माध्यम है। तीनों में विरल माध्यम, सघन माध्यम। किरण जो है, आपतित किरण जो है सघन से विरल में जा रही है। प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। चलो भैया, ये लो, ये आपकी आपतित किरण हो गई। ये हमारा अभिलंब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अभिलंब। यहां पर किरण क्या होना चाहिए? सर इसको सीधा जाना चाहिए, परंतु क्या हो जाता है? परंतु ये मुड़ जाती है। ऐसा क्या हो गया? यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब हमने रूल पढ़ा है कि सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, कुछ हट गई।
जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, ये मुड़ गई। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवर्तन। ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन। इसमें यहां पर आपतित कोण आई है, यहां पर अपवर्तित कोण आर है। ठीक, आई जो है एंगल आई वो क्या है? वो छोटा है आर से। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जाना चाहिए था ऐसा, बराबर होने के लिए यहां पर होना चाहिए, ये हमको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन का केस बना दिया। दूसरा केस देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस आई एंगल को धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं। इस आई एंगल को धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, ये आपकी आर एंगल, आई एंगल। अब मैं इसको बढ़ाने वाला हूं। ये देखो, अब हमारा जो आपतित कोण है, पहले ये था, अब ये हो गया। हमने आई जो है इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण का मान बढ़ा दिया, तो अपवर्तित कोण क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। और बढ़ा दो, ये भी बढ़ गया। और बढ़ा दो, ये हो गया। मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो ये आपकी जो किरण है, अपवर्तित किरण जो दूसरे माध्यम में जा रही है, वो आपका इस वाली लाइन पर लेट जाएगी। इस वाली लाइन पर लेट जाएगी। मतलब हम आई एंगल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आपतित कोण को धीरे धीरे हम क्या करने चालू कर दिए, बढ़ाते चले गए। तो क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन आई कि ये इस माध्यम में ना जा करके इसी वाली लाइन पर लेट गई। तो ये कब हुआ? जब आई एंगल जो है हमारा आपतित कोण, वो क्रांतिक कोण के बराबर हो। समझेंगे? यहां पर मैंने आई एंगल बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से, ये आई एंगल हमारा बढ़ गया। अब जो आई एंगल है इस वाले से काफी बड़ा है, हमारी जो लाइन है वो इस पर लेट गई। ठीक, ये हमारी आपतित इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड अपवर्तित। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तन ही बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? अपवर्तन ही बोलेंगे। अपवर्तन। बस यहां पर क्या ध्यान देना है सर, ये आई एंगल है और यहां पर आर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। वाह, ये अभिलंब था हमारा, बिल्कुल सही। समझते चलो आराम से। आई एंगल जो है हमने इतना कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब हमारा जो आर है वो 90 के बराबर हो गया। ऐसी कंडीशन आए तो हम इसे आईसी बोल देंगे। तो आप लिखोगे यहां पर आईसी जो है, ये आईसी क्रांतिक कोण है। मतलब एक स्पेशल मान होगा, एक ही मान ऐसा होगा आई का, आपतित कोण का, कि जो अपवर्तन के बाद जो ये लाइन है ये इस पर लेट जाएगी, तल पर लेट जाएगी। ये एक ही एंगल पर होगा। इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये और ज्यादा मुड़ जाएगी, इससे ज्यादा कम करोगे तो कम मुड़ेगी। पर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये इस पर लेट जाएगा, मतलब जो आर का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आईसी की इस वैल्यू को हम लोग क्रांतिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। क्रांतिक कोण का कंडीशन ये होता है कि आपतित कोण इतना ज्यादा हो जाए कि अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो इस फिनोमिना, इस पूरी परिघटना को हम क्रांतिक कोण से संबोधित करेंगे। ठीक है, यहां पर इसको हम क्रांतिक कोण बोलेंगे, आईसी को। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एंगल को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। यहां पर धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा था, आईसी पर पहुंचा 90 डिग्री। अब एंगल को हम लोग फिर से बढ़ाने वाले हैं, इससे ज्यादा, मतलब कुछ और बढ़ा दिए। अब जो है यहां जो आई है, आई का मान आईसी से हमने बड़ा रखा है। इस क्रांतिक कोण से ये वाला आई और बड़ा है, ये वाला कोण इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण और बड़ा है। तो इस कंडीशन में किरण जो है इसी माध्यम में लौट जाएगी। ये फिर याद रखो, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। यहां पर उस माध्यम में निकल गया तो हम बोले अपवर्तन हो गया, यहां पर निकल गया अपवर्तन हो गया। अब एक बात बताओ, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है तो क्या उसे अपवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसे हम क्या नाम देंगे? परावर्तन। अब यहां पर जो परावर्तन है, ये जो सतह है, ये तो बिल्कुल प्लेन सतह है, मतलब पॉलिश्ड नहीं है, कोई दर्पण तो है नहीं। फिर भी किरण का क्या हो गया?
परावर्तन हो गया। इस फिनोमिना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस फिनोमिना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये ध्यान रखोगे। ये कब होगा? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा। लिख लो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तब ये फिनोमिना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यहां पर R आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस कंडीशन में एंगल I जो है एंगल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, सपाट सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में लौटती है, तो इस फिनोमिना को परावर्तन कहते हैं, जिसमें आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो अब ये R जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, परावर्तित कोण हो गया, अपवर्तित कोण नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस फिनोमिना को ध्यान रखना है। ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है। डायग्राम बना लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स एक एक करके समझने वाले हैं। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। लिख लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जब रेगिस्तान पे हम जाते हैं तो फिनोमिना क्या होता है कि वहां पर एक प्यासा आदमी ऐसा फील करता है कि कुछ दूरी पर पानी है, वहां पर कोई तालाब है, वो दौड़ के जाता है तो उतनी ही दूर पर फिर दिखाई देता है, लेकिन वहां पर कोई पानी नहीं मिलता है। तो इस तरीके का इल्यूजन जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है इसे आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखो, हम खड़े हैं, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में रेत का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। रेगिस्तान जो रेत होती है जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। अब जो दोपहर का टाइम है, धूप आ रही है, वो गर्म हो गया। अब जो है ये मान लेते हैं ये ऐसे करके रेत है, ठीक ऐसा। आप खड़े हो इस तरीके से, है ना, चुन्नी लाल खड़ा है, ये पूरा रेत। अब नीचे वाला जो पोर्शन है ये गर्म हो चुका है, हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है रेत, जिसकी वजह से इतना एरिया जो है, इतना एरिया, इसके नीचे का एरिया ये काफी ज्यादा विरल हो जाता है। गर्म हो के बिल्कुल जो वायु है उसमें से जो मॉइस्चर है बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है, सबसे नीचे वाला पोर्शन, ये बिल्कुल का विरल हो जाता है, बिल्कुल विरल हो जाता है, बिल्कुल रेयरर मीडियम, विरल माध्यम। और जो ऊपर वाला है इसके कंपेयर में ये वाला जो माध्यम है ये सघन रहता है। ये क्या रहता है? ये सघन रहता है। तो हमारी जो आंखें हैं वो सघन माध्यम में है, हमारे जो पैर हैं वो विरल माध्यम में है। हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आपको यहां पर एक चीज नोट करनी थी, दो चीजें नोट करनी थी यहां पर। क्या? कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहला शर्त होता है कि प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जो भी बता रहा हूं मैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरण, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिघटना हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान ये जो है ये अधिक होना चाहिए क्रांतिक कोण के मान से, तभी ये दो कंडीशन होगी, तब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन आप लिख लो, प्रश्न यहां से पूछेगा। क्लियर? क्रांतिक कोण क्या कहलाता है? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज मैंने आपको समझा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर क्लियर है, हमारी आंखें सघन माध्यम में हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, तो ये किरणें क्या हो गई? अपने मार्ग से मुड़ गई, जिसकी वजह से हमें इल्यूजन पैदा हो गया। अब हमें वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? पानी जैसा प्रतीत हो रहा है। इसी को हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, रेगिस्तान का मरीचिका कहते हैं। क्लियर है? मृग तृष्णा भी नाम कहा जाता है। क्लियर होगा आई होप।
ठंडे देशों में भी मरीचिका, अब सेम फिनोमिना उल्टा हो जाता है ठंडे प्रदेशों में, वहां पर भी क्या होता है, ठंडे गर्म का एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हमें इल्यूजन दिखाई पड़ता है। तो ठंडे प्रदेशों में मरीचिका होती है। ठीक, इस तरीके से इसका हमें पानी दिखाई दे रही है तो वहां पर अगर कोई पेड़ पौधा होगा तो उसका छाया भी इसमें, प्रतिबिंब भी इसमें बनेगा, ऐसा भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। तीसरा एग्जाम्पल है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पहले तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण सर विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर कर गई, वायु से इस डायमंड के अंदर इंटर कर गई। इंटर जैसे ही कि इसको जानना चाहिए था सीधा, परंतु मुड़ गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपवर्तन हो गया। अब ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, इसका बार बार क्या होगा, परावर्तन होगा। तो अंदर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये हमें हर जगह से चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे का जो चमकना है वो कारण क्या है, कारण आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोगे, अपवर्तन नहीं दोगे। ठीक, इसमें एक दो पॉइंट याद रख लो कि जो अपवर्तनांक है इसका, म्यू की वैल्यू हीरे का 2.42 होता है और क्रांतिक कोण का मान जो आईसी है, आईसी का मान 24.41 डिग्री होता है। ठीक, इस एंगल पर 24 डिग्री, इस एंगल पर अगर कोई किरण आपतित होगी किसमें, हीरे में, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चलिए ये दोनों पॉइंट नोट कर लोगे। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं। आजकल आप लोग वाईफाई वाले से पूछते हो कि कौन सा केबल लगा रहे हो, फाइबर केबल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। अगर फाइबर केबल होगा तभी हम लोग वाईफाई लगवाएंगे, अदरवाइज नहीं लगवाएंगे। तो जो केबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ये फाइबर केबल नाम कहलाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ज्यादा हाई स्पीड में भेज सकते हैं। कोई सिग्नल अगर भेजना है उसको भी हाई स्पीड में भेज सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेलोसिटी बिना कम हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली पहुंच जाता है। इसलिए इसको फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर केबल हम नाम देते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे डेली लाइफ में। क्लियर है? तो यहाँ पर फिनोमिना होता क्या है कि सर जब इसमें प्रकाश की किरणें इंटर होती है ना तो ये परावर्तित हो जाती हैं, फिर इसका परावर्तन हो जाता है, फिर इसका, तो ये अंदर ही अंदर इसका क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इतना आपतन कोण ही दे रहे हैं कि उसका क्रांतिक कोण से मान ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये बाहर ना निकल के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रही है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, वेग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी किरणों को भेज सकते हैं कई हजार किलोमीटर दूर तक, किसी भी सिग्नल को भेज सकते हैं कई हजार किलोमीटर दूर तक। तो आपको यह समझना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्वेश्चन ये बनेगा प्रकाशिक तंतु जो है किस फिनोमिना पर, किस परिघटना पर आधारित होता है, तो आपको नाम देना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक, अपवर्तन, परावर्तन और भी फिनोमिना है, वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग वगैरह, तो आपको नाम क्या देना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता में, सेम उसकी इंटेंसिटी होगी, सीधे टेढ़े मेढ़े मार्ग में, तार क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा, कैसे भी लपेट दो, कुछ भी कर दो, अंदर उसका जो सिग्नल जा रहा है सेम गति से जाएगा। क्लियर? प्रकाशिक तंतु के 3 भाग होते हैं, ये 3 भाग के नाम आपको याद रहने चाहिए। क्या पता यहां से पूछ दे प्रश्न, क्रोड, क्लैडिंग, सुरक्षा जैकेट, ये आपको याद रखना है। सबसे अंदर वाला भाग है ये क्रोड कहलाता है, कोर जिसे बोलते हैं। उसके ऊपर का भाग क्लैडिंग, उसके ऊपर का भाग ये प्लास्टिक बफर जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने एक जैकेट बना रखा है इसकी सेफ्टी हेतु, सेफ्टी पर्पस के लिए। इस तरीके से इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला है कोर, क्लैडिंग और तीसरा है जैकेट। ठीक, कोर, क्लैडिंग, सुरक्षा, जैकेट। अब यहाँ इसके उपयोग वही मैंने आपको जो बताया, पहला सिग्नलों को बिना उसकी तीव्रता क्षय किए भेज सकते हैं बहुत दूर तक, दूर संचार में सिग्नलों को भेजने में। उसके बाद वस्तुओं के प्रतिबिंबों को भी दूरस्थ स्थान तक अगर भेजना है, मतलब किसी की इमेज यहां से बहुत दूर भेजनी है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा करके वहां इमेज हम भेज सकते हैं। ठीक, चिकित्सा में, ठीक, मेडिकल में भर भर के उपयोग होता है। प्रकाशीय परीक्षण में प्रकाश नली को पेट में अंदर डाल दिया जाता है और अंदर की सारी इमेज
हम लोग देख लेते हैं कि पेट में दिक्कत क्या हो रही है, चिकित्सा में इस तरीके से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अमाशा वगैरह में, आंत वगैरह में जो भी दिक्कतें होती हैं, फोटो खींच के हम लोग उसको देख लेते हैं। इस तरीके से इसके उपयोग हैं प्रकाशिक तंतु के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं डिस्पर्सन की, वर्ण विक्षेपण की। साथियों, दो नाम आपको आएंगे, कंफ्यूजन होता है इन दो नामों में। क्या क्या? एक आता है डिस्पर्सन और एक वर्ड आता है स्कैटरिंग। क्या? स्कैटरिंग। वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूजन मैं आपका सबसे पहले खत्म करता हूं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरण का उसके अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। विक्षेपित हो जाता है। क्या? वर्ण विक्षेपण क्या है? अपने, एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का प्रिज्म के माध्यम से बाहर निकलने पे अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? अवयवी रंग कौन कौन से हैं? 7 रंग होते हैं। विब ग्योर, सब लोगों ने पढ़ रखा है। विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, हिंदी में बेजानी हपी नाला, जिन्होंने याद कर रखा होगा वो कर सकते हैं। तो यहां पे हुआ क्या? प्रकाश की किरण, जिसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं, आपतित करा दिए प्रिज्म के एक साइड। ये इसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। अपवर्तन क्या हो रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए था ऐसा, मुड़ गई। फिर से प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए था ऐसा, फिर मुड़ गई। अब डेंस मीडियम से सघन से विरल में जा रही है। इस तरीके से प्रकाश की किरणों का 2 बार मुड़ना हुआ, 2 बार अपवर्तन हुआ। अब क्या हुआ? ये प्रकाश की किरण जो थी व्हाइट लाइट थी, परंतु यहां पर इसका क्या बन गया? स्पेक्ट्रम बन गया। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये जो परिघटना हुई, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, क्या? जब सूर्य का प्रकाश, जिसको श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट कहते हैं, प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, विघटित हो जाता है। इस प्रकार अपने अवयवी रंगों में विघटित होने की परिघटना को ही वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक, अब इसको स्पेक्ट्रम, वर्ण क्रम को क्या है? जो इसका क्रम है, विबग्योर, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किसी स्क्रीन पर इसको हम लोग कलर्स को ले रहे हैं। ठीक है, इसकी इमेज ले रहे हैं पट्टी के फॉर्म में, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का जो विचलन है सर्वाधिक हो रहा है, लाल रंग का सबसे कम होता है। यहां पर देख सकते हो, लाल रंग जो है सबसे कम विचलित हुआ है, ऊपर से सबसे कम मुड़ा है। सबसे ज्यादा क्या मुड़ा है? ये ब्लू वाले, जो ब्लू वाली सीरीज है जिसमें वायलेट सबसे ज्यादा, इनका सबसे ज्यादा विचलन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे अब बात करते हैं स्कैटरिंग प्रकीर्णन की। स्कैटरिंग प्रकीर्णन की क्या होता है? स्कैटरिंग प्रकाश का फैलना, प्रकाश की लाइट का क्या करना? फैलना। यहां पर जो हमने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण, यहां अवयवी भागों में विभाजित होना है, फैलना नहीं याद रखना। दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसलिए अलग अलग याद रखोगे। प्रकाश का फैलना, साथियों सुबह सुबह उठते हो, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं आपकी खिड़की वगैरह से, कहीं से प्रकाश की किरण आपके घरों में अंदर आती है, तो वहां पर आपको सुबह सुबह क्या है? प्रकाश की किरणें प्रॉपर दिखाई देती है। प्रकाश की किरण दोपहर में हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वहां पर हमको सुबह सुबह हमको प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, वो किस फिनोमिना की वजह से हो रहा है? तो स्कैटरिंग की वजह से ही हो रहा है, प्रकीर्णन की वजह से हो रहा है। प्रकाश की किरण क्या हो रही है? कुछ पार्टिकल के आने की वजह से अवरोध हो रहा है, जिसकी वजह से वो फैल जा रही है। फैल जाती है तो हमें वो दिखाई पड़ता है कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें हमको दिखाई दे रही, प्रॉपर फैल रही है। ये क्या हो रहा है? वायुमंडल में जो भी कण हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रकाश की किरणों को रोक दे रहे हैं और उसको चारों तरफ फैला दे रहे हैं। ये इसको फैला दे रहे हैं। इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में से गुजरता है तो वह मार्ग में पड़ने वाले अणुओं या छोटे अणुओं से
इंटरेक्शन करता है और बिखर जाता है। इसी फिनोमिना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले के अनुसार इन्होंने बोला था कि ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक तथा अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन कम होता है, ये हमको याद रखना है। मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक और जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो लाल रंग है, लाल रंग, इसका जो वेवलेंथ होता है तरंग दैर्ध्य वो सबसे अधिक होता है, वो सबसे अधिक होता है, ये लिख लो। और जो बैगनी है कलर, बैगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य है, बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, बैगनी रंग सबसे ज्यादा विक्षेपित हो गई और लाल रंग सबसे कम विक्षेपित हुआ। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक वह सबसे कम विक्षेपित होगी, सबसे कम मुड़ेगी, परंतु जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा विक्षेपित होगी। ये आपको याद रखना है, इस फिनोमिना को याद रखना है, क्योंकि इसी फिनोमिना को यूज करके हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना। जो आकाश हमें नीला दिखाई दे रहा है उसका मेन कारण क्या है, प्रकीर्णन। क्या है, स्कैटरिंग। क्यों हो रहा है, अब देखो नीला रंग क्या है, नीला रंग, नीला रंग या बैगनी रंग, ये सब, इन सब का जो वेवलेंथ होगा, क्या, तरंग दैर्ध्य, ये याद रखोगे। ये इनका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उनका विक्षेपण अधिक होगा। विक्षेपण क्या होगा, अधिक होगा। स्कैटरिंग क्या होगा, अधिक होगा। विक्षेपण बल्कि याद ना करके आप लोग प्रकीर्णन याद रखो, नहीं तो आप वर्ण विक्षेपण से कंफ्यूज करोगे। उसका प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, यह आपको याद रखना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सभी कलर जो हैं, सभी कलर में से नीला कलर सबसे ज्यादा बिखर गई। बिखरने की वजह से वो नीला कलर दिखाई दे रहा है, और सिर्फ जो लाल कलर हैं और येलोइस, इनके बीच के जो कलर हैं ये सब पृथ्वी की सतह पर आ रहे हैं। तो ज्यादातर हमें क्या दिखाई देता है, आकाश जो है नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से होकर के जाता है तो गैसों के विभिन्न अणुओं एवं छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। इसकी वजह से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है, जिसमें हम लोग बैगनी और नीला रंग बोल सकते हैं, उसका प्रकीर्णन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की किरणों से तुलना में अधिक होता है। मतलब बैगनी और नीला वाले का, कलर वाले का विक्षेपण, प्रकीर्णन अधिक होगा, प्रकीर्णन अधिक होगा। स्कैटरिंग किसका ज्यादा हो रहा है, बैगनी और नीला का, जिसकी वजह से वो बिखर बिखर के पूरे वायुमंडल में फैल जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें आकाश जो है, आसमान जो है, नीला दिखाई दे रहा है। इतनी बात आपको याद रखना है। अतः कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, फलस्वरूप आकाश नीला दिखाई देता है। ये कारण है, इसको आप समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। सिंपल सी बात है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका जो प्रकीर्णन है कम, जिसका वेवलेंथ कम है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। अब वेवलेंथ किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा लाल रंग का है, सबसे कम किसका है, नीला रंग का है। लिख लो, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, यही कारण है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिससे कि रेले के नियमानुसार वायुमंडल में अणुओं द्वारा लाल कलर के रंग जो हैं, प्रकीर्णन उनका बहुत कम होगा, तो हमको दूर से ही लाल कलर दिखाई दे देगा, क्योंकि ये बिखर नहीं पाएंगे। नीला वाला जो कलर है ये बिखर जाते हैं, क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है। लाल वाले का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। अगला अगर देखें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, ये भी कारण किसका है, तो ये भी हमारे स्कैटरिंग का है, प्रकीर्णन का है। क्यों, क्योंकि हम सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे अब क्या हो रहा है, सूर्य थोड़ा दूर भी होता है, तो उनमें से जो नीले कलर है वो सब बिखर गए। लाल कलर के जो सूरज दिखाई दे रहा है, वो लाल कलर के जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होने की वजह से वो इंटर करके हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का काला दिखना, ये भी, यदि वायुमंडल नहीं होता, आप बताओ, तो प्रकीर्णन ही नहीं होता, स्कैटरिंग ही नहीं होता।
तो अगर ऐसा होता तो काला दिखाई पड़ता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर अगर आप पहुंच के जाकर देखोगे तो पूरा चारों तरफ आपको काला दिखाई देगा वायुमंडल, वो तुम्हारा आकाश। दोपहर के समय आकाश सफेद दिखता है, येलोइश दिखता है, सफेद तो नहीं पर हाँ येलोइश दिखता है, पूरा का पूरा येलो हमारा क्या बोलते हैं, सूर्य भी येलो और आकाश थोड़ा व्हाइटिश हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, सूर्य सिर के ऊपर होता है, इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधा हम तक पहुंचता है, सीधा सीधा हम तक पहुंच रहा है, अतः आकाश सफेद दिखाई पड़ता है। तो आप इन सभी एग्जाम्पल के कारण क्या दे दोगे? प्रकीर्णन। ये जितने भी एग्जाम्पल दिया प्रकीर्णन की वजह से हो रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा हमारा लेक्चर बहुत मजा आया, क्लियर है, अपवर्तन क्लियर है, परावर्तन क्लियर हो गया, हमने जो प्रतिबिंब निर्माण किए थे वो भी आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सर हाँ हाँ क्लियर है। और एक चीज याद रखो साथियों, आपको घबराना नहीं है, खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर मोटिवेशन आपको इतना होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड साथियों बहुत उम्दा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसे एटीट्यूड लेकर के पढ़ाई करो कि सिलेक्शन आप ही का होगा। और कौन है यहाँ पर? वो एक अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, मैं नहीं तो कौन बे है, बोलो बोलो, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन। तो उस चीज को आप फील करो कि आपके अलावा किसी और का सिलेक्शन नहीं, आप ही का होगा। भरोसा करके पढ़ाई करो, है ना। श्री रमा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ऐप से जुड़ जाओ, जहां पर आपको टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, है ना। एमपी पटवारी का टेस्ट लॉन्च हो गया है, अवेल कर सकते हैं। ठीक, बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाओ, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।